नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के पेपर 1 की। इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं और ये जो डिफिकल्टी वाइज देखा जाए तो अभी तक का सबसे आसान नीट माना जा सकता है। यानी 2019 और 2020 2019 एंड 2020 के जो चारों पे पेपर हुए थे वो बहुत ही आसान किस्म के पेपर माने जाएंगे अगर अपन प्रीवियस या आईपीएमटी या नीट के 2014-15 के आसपास वाले पेपर से कंपेयर करें तो। लेकिन इससे क्या हुआ, कट ऑफ आपकी बड़ी है तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ओवरऑल कंपटीशन तो बढ़ा ही है। पेपर इजी होने से लोगों ने 720/720 भी प्राप्त किए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो पहला सवाल है वो आपको बोला गया है, मेरे पास जो पेपर है इसका पहला सवाल है, आपको क्या करना है, दो क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर को T1 से T2 लेके जाना है। दो सॉलिड है, कॉपर के स्फीयर है, रेडियस आपको R1 और R2 दिया हुआ है। R1 इज 1.5 टाइम ऑफ R2 है। थ्रू 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। डेल्टा T सेम है, S सेम है। सारा कार्यक्रम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। और मास को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो सारा कार्यक्रम जो है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, अगर मैं R1 अपॉन आर क्यूब कर लेता हूँ और R1 मुझे क्या दिया हुआ है 1.5 टाइम ऑफ R2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब है। तो ये वैल्यू मेरे लिए सॉल्व करने पे 27/8 आ जाती। तो एक सस्ता सा सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे, फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आइटम्स, है ना। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है सिंगल आयोनाइज नियॉन है। नियॉन को अगर Ne+ बनाएंगे तो उसमें एक तो रहेगा नहीं। हाइड्रोजन एटम है, वैलिड है। हीलियम प्लस होगा तो हाइड्रोजन हीलियम में 2 थे, इसमें एक हटा दिया तो एक ही रह गया। ड्यूटोरियम है, उसमें एक ही होता है वैसे भी, तो नियॉन प्लस के लिए वैलिड नहीं होगा। सिंगल एटम वाले के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए वैलिड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो इसका फर्स्ट वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। 3 में आपसे पूछा है कि 0.5 ग्राम मास दिया हुआ है, वो एनर्जी की टर्म में किसके बराबर है। भैया एनर्जी की टर्म में चाहिए तो आप क्या कर दीजिए, mc स्क्वायर 0.5 ग्राम है इंटू 10⁻³ कर दीजिए। c मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻³ जूल आ रही। तो एक सस्ता सवाल था ये। फोर्थ में आपसे पूछा गया है, फोर्थ में क्या पूछा गया है, फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से अगर ए और बी को देखिएगा तो ए जो जा रहा है वो ए नहीं के अंदर जा रहा है, मतलब नॉट के अंदर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ए का नहीं हो जाएगा। सिमिलरली बी वाला पी नॉट में जा रहा है तो बी का नहीं हो जाएगा। और फिर वो जा रहा है नॉर में, मतलब एंड प्लस नॉट में, एंड प्लस नॉट में, तो ये एंड हो गया और इसका नहीं, मतलब वाई ये होना चाहिए। अब आप क्या क्या लगा दोगे, अब आप अगर आप यहाँ पे थ्योरम यूज करिएगा डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए नहीं का नहीं इंटू बी नहीं का नहीं, है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए इंटू बी आ गया है, ए इंटू बी तो आपका क्या हो गया, एंड गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया, एंड गेट आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। और एंड गेट का लॉजिक मतलब 0 0 0 0 1 का 0 1 0 का 0 और 1 1 का 1 जो है आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको बीटा के बारे में कमेंट करना। बीटा क्या होता है, लैम्डा d/d है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हार्ड, मतलब d को क्या कर दिया गया है, d/2 कर दिया गया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, मतलब इसको क्या कर दिया गया, इसको 2d कर दिया गया और इसको d/2 कर दिया गया। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये आपके लिए 4 टाइम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा गया है, 4 टाइम हो जाएगा। ये 2 और 2 ऊपर चलते रह जाएगा, जो बीटा डैश होगा दैट इज 4 टाइम ऑफ बीटा, है ना। ये 2 हो गया और ये d/2 पर चला जाएगा। तो एक सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 में। 6 में अपन जानते हैं ना कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू लिस्ट काउंट है। तो यहाँ आपको अगर पिच चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने दिए हुए हैं, 50 दिए हुए हैं। और लिस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.01। मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो ये वैल्यू 0.5 mm आपको आती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रू बॉल्स के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। पिच चाहिए होगा, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ टर्न कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया है आपका। उसी तरह से अगर आप 6 के बाद में सवाल नंबर 7 पे जाइएगा तो आप क्या पाइएगा, इधर की तरफ 4 kg है
और इधर की तरफ क्या है 6 kg एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। 60 माइनस 40 क्या आ गया है आपके लिए 6g माइनस 4g, यानी 2g डिवाइडेड बाई टोटल मास है कितना है 10 है, तो ये आपका g/5 का एक्सेलरेशन आ गया। एकदम सस्ता सवाल था। कैसा सवाल था, सस्ता सवाल था, 7वां। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 जो है वो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है। देखो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है ना, कॉपर के लिए बात कर रहा है, वो लीनियरली नहीं बढ़ती है, ये मतलब जो है ऐसे कुछ बढ़ती है, लीनियरली नहीं बढ़ती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन 1 एंड 3 तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें कम हो रही है, और ऐसे कुछ बढ़ती हुई आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देगा। 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। 9वें सवाल में पूछ रहा है कि चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, मोबिलिटी आपको पूछी गई है कि नहीं है। तो भैया मोबिलिटी होती क्या है, म्यू इंटू ई इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट होता है। तो अगर आपको मोबिलिटी चाहिए तो वी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे ई कर दीजिए। 9वें सवाल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 दिया है, और ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दिया। सोल्व करिएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाया गया। अब अगर आप सवाल नंबर 10 को देखेंगे, कौन से सवाल को, सवाल नंबर 10 को देखिएगा तो क्या है, टू सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो भैया मेटल्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेमीकंडक्टर में द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, फर्स्ट में दिखाई देगा। ये तो फैक्ट बेस्ड था। तो ये 10 सवाल हो गए। आइए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। बहुत ही सस्ते सवाल है। कैसे सवाल है, बहुत ही सस्ते हैं, मतलब इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की कतई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत 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 आसान हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जरा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे, सवाल नंबर 11 बोल रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब आप जानते हैं कि भाई h म्यू माइनस 5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स आता है। बोल रहा है 1.5 टाइम है किसके, थ्रेशोल्ड के, मतलब ये थ्रेशोल्ड होगा h म्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 1.5 h म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये मान लीजिए कि आपका 5 हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगा भाई, 5 की वैल्यू तो h म्यू नॉट ही हो जाएगी ना। तो यहाँ से आपके पास 0.5 h म्यू नॉट है, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई। दूसरे वाले केस में अगर आप बात करें, है ना, व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक इफ द फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया जाए, इसका हाफ कर दिया जाए। मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, उस केस में ये 1.5 h म्यू नॉट बाई 2 माइनस h म्यू नॉट होगा। ये 0.75 होता है, ये लेस देन 0 आएगा। काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 आने का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो कोई करंट बहने वाला नहीं है, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑप्शन 1 में आपको दिखिएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या है। देखिए जरा सवाल नंबर 12, और यहाँ पे सवाल नंबर 12 अगर आप देखिएगा, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बोला गया है, सिग्मा अपॉन एफ बाई ए होता है। तो ये ml-2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर है, तो ml-1 t-2 हो जाएगा। बहुत ही सस्ता सवाल था। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, 1 में दिखाई देगा आपको ये। आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या है कि ये LCR है, क्या है, L भी है, C भी है और R भी, LCR is connected to a AC voltage source when L is removed from the circuit, phase difference between the current and voltage is pi/3। कितना आ रहा है, pi/3 आ रहा है। And if instead of C is removed then the phase difference is again pi/3। किसके, C को रिमूव करिएगा इंडक्टर में, अब इंडक्टर बच जाएगा। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड कर रहा है, तो पहले वाले में कौन लीड कर रहा होगा, करंट कर रहा होगा, है कि नहीं। अब क्या रिमूव कर दिया है, L इज रिमूव्ड, तो इधर की तरफ आएगा, और ये एंगल आपका कितना आ रहा है, pi/3 आ रहा है। मतलब ये आपका XC रहेगा, ये R रहेगा। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि आप इसको हटा दे रहे हैं, तो बचा कौन रहा होगा, कैपेसिटर को हटा दिया है ना, तो बचा इंडक्टर रहा होगा। XL जो है इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, pi/3। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें इसका मतलब साफ साफ है कि XL और XC सेम सेम है। XL और XC के बीच का क्या है, मतलब XL और XC के बीच का ये आपका Z है, मतलब फाइनल आया होगा, ये Z है, इधर फाइनल आया होगा। रहा क्या होगा आपका, XL इधर रहा होगा, सॉरी XC इधर रहा होगा, और XL इधर रहा होगा। अब देखो दोनों ये केस, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है XC, भाई यही वाली तो XC रही होगी,
और ये वाली क्या रही होगी, एक्सएल रही होगी। इसका मतलब एक्सी और एक्सएल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर सब होंगे तो ये एक्सएल है और ये एक्सी है। ये क्या है, एक्सी है। कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में कैंसिल आउट कर जाएगी, बचेगा जेड। जेड इज इक्वल टू आर हो गया। कौन सी कंडीशन होगी भैया, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो बोल रहा है पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा भैया। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 13 वाले में आपके लिए 1 हो जाएगा। अरे भाई जब पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड, जेड की खुद की वैल्यू 1 हो गई है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू मतलब आर, जेड की वैल्यू आर हो गई है। टेकिंग इनटू अकाउंट, ओहो 14, ये 13 था ना, 14 देखिए जरा। 14 में क्या पूछा गया है कि आपको घटाना है किसमें से, 9.99 में से 0.0099 को घटाना है। तो अगर आप इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, ये 9 पॉइंट मतलब जो है 9.9, ये आपका क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 9 है। अब आप ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, आंसर में 2 आना चाहिए। घटाने और जोड़ने का आपको आइडिया ही है। इस 9 को हटाइएगा तो ये 9 ही रहेगा, और ये इवन है तो इसको हटाइएगा तो 2 मतलब पॉइंट के बाद में क्या आना चाहिए 9, 8 आपका, आपके पास 9, 8 जो है इतना आंसर आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 ही आना चाहिए। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है, तो डेसिमल के बाद 2 ही आना चाहिए, क्योंकि लीस्ट वाला एक को कंसिडर करते हैं अपन प्लस माइनस के केस में। तो ये था सवाल नंबर आपका 14। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। 15 वाले सवाल में आपसे बोला है कि मतलब एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 6 था, अब डायरेक्टिक डाला है तो 30 हो गया। अरे भाई साहब K इंटू सी हो गया होगा, है कि नहीं यार। इसका मतलब K क्या था, पहले आपका 6 था, अब 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 30 आ गया होगा। तो यहाँ पे K यानी कि ER की वैल्यू आपको कितनी पता लग गई है, 5 है। रिलेटिव परमिटिविटी आपको 5 हो गई है। अब आपको बोल रहा है परमिटिविटी क्या होगी, मतलब परमिटिविटी तो E, तो आपके पास E की वैल्यू क्या होगी, E नॉट इंटू ER। E नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5 कर दीजिए। तो जब आप इसको कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 0.44 इंटू 10 की पावर -10 है, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। तो एक सस्ता सा कैलकुलेशन था, एक सस्ता सा कैलकुलेशन था। ये कौन सा सवाल था भैया, सवाल नंबर 15। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या है। देखिए जरा ध्यान से, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 है क्या है, जरा ध्यान से देखिए। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। तो भाई E इज इक्वल टू क्या करिएगा, KQ/R², है ना। K की वैल्यू डाल पे 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू क्या दी हुई, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -7 दी। दूरी की कितनी दी हुई, 15 सेंटीमीटर है, 15 इंटू 10 की पावर -2 कर देगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले यार। ये वैल्यू आ रही है तेरा 1.28 इंटू 10 की पावर 5 है। देख ले आंसर कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है। सस्ता सवाल था, एक नंबर सस्ता, मतलब जस्ट तुरंत करके आगे बढ़ सकते। फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक में एक्स आता तेरा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेलोसिटी क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5 आता है। फिर से डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, इस माइनस को हटा दीजिए, यहाँ पे पाई लिखिए। अब ध्यान से देखिए इसमें और इसमें कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई का फेज डिफरेंस आता हुआ दिखाई देगा। तो जो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन जो है 2 वाले में दिखाई देगा कि पाई का फेज डिफरेंस आएगा किसके बीच में, एक्सेलरेशन है ए के बीच में, मतलब एक्स और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। ब्रेविस्टर एंगल फॉर इंटरफेरेंस शुड बी, क्या होता है ब्रेविस्टर एंगल भैया, जैसे मान लीजिए कि 10 बी ब्रेविस्टर एंगल बोल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, म्यू डिवाइडेड बाय एयर, 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखें ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इसका मतलब थीटा बी जो है वो 45 से बड़ा होगा, और भाई साहब ब्रेविस्टर एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब कहां से कहां तक होगा, इंसिडेंट एंगल है ना भाई साहब, है ना। ये वो वाला एंगल होता है जहां पे लाइट को यहाँ पे डालें तो वो जो है 100% यहाँ पे इन द प्लेन आ जाती है, मतलब क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, और ये एंगल 90 हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 90। तो ये थीटा जो है 45 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में है, ये आपको 4th ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ये सवाल नंबर था आपके पास 18। आइए देखते हैं सवाल नंबर 19।
बोल रहे हैं भैया कि डिप्लेशन लेयर जो है पीएन जंक्शन की बढ़ गई है। भाई डिप्लेशन लेयर कभी बढ़ेगी जब उसको खींचा जाएगा साइड में। तो ऐसा आपने कहाँ देखा था, रिवर्स बायस में देखा था, तो तुरंत टिक करते मतलब जो है कौन सा सवाल तीसरे ऑप्शन में लिखा है, पलक झपकते टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बहुत ही सस्ता सवाल था। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 20? सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्टेड है। आरएमएस करंट आपसे पूछ रहा है, तो हम तो बोल दिए भाई वी आरएमएस को आप एक्सी से डिवाइड कर दो। वी एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, तो ये आइटम ओमेगा सी इंटू वी आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो वैल्यू आप डाल दीजिए 200 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 पाई इंटू 50 है ना। ठीक है भाई, ओमेगा आ गया 2 पाई इंटू 50। सॉल्व करिएगा तो ये 2.5 एम्पियर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन 4 में आपको ये क्वांटिटी दिख जाएगी। तो ये हो गए सवाल अप टू 20 है। देखो जरा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 के। देखिए क्या है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब क्या है, एक ए की फ्रीक्वेंसी है। ए की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? 530 हर्ट्ज दी हुई है। और बी के साथ वो कितने बीट दे रहा है? 6 बीट दे रहा है। तो या तो वो 524 रहेगी ताकि डिफरेंस 6 आ जाए, या फिर 536 रहेगी, है ना। अब दूसरे वाले केस में हो क्या रहा है कि व्हेन द टेंशन इन बी, यानी ये ए केस में थी, यहाँ पे धागा है, टेंशन डी है। अब मान लो टेंशन को बढ़ा दिया, तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रीक्वेंसी आपको आता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आता है कि नहीं आता है? अरे भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा आता है, तो वेलोसिटी तो √t/μ आता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो अगर आप टेंशन को बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी को बढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखते फ्रीक्वेंसी ऑफ एक पार्ट देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? अब बी स्लाइटली डिक्रीज। अच्छा, टेंशन जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज नहीं कर रहा है, टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के क्या हो रही है? 7 हो रही। अब एक बात बताइए, कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। इसको 7 कम होने के लिए कितना कम होने का पड़ेगा पता है? 6 तो ज्यादा है, 7 और 6 13 कम होगा, तब ये जो है बहुत नीचे पहुंच जाएगा, तब 7 का डिफरेंस आएगा, है कि नहीं है? अरे भाई 30 ऊपर की तरफ है, 30 से ये 6 ऊपर है ना, 7 का डिफरेंस आना चाहिए। और आगे तो बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है। तो इसको 7 कम होने के लिए 523 होना पड़ेगा, तो बहुत कम नीचे जाना पड़ेगा। और इसको मतलब एक कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 523 हो जाएगा। फिर से डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये फिजिबल है ना, अगर आप टेंशन को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी 523 से 524 से 523। तो ओरिजिनली क्या था? ये था कि ये था भाई साहब, ये पॉसिबल है 524। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा? ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। ये था सवाल नंबर 21। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 22? देखिए, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अच्छा, लैम्डा दिया हुआ है। अगर ये लैम्डा नैनोमीटर में दिया है, इसको अगर आप एंगस्ट्रॉन में देखे भी आ रहा है 1.227 एंगस्ट्रॉन है। और फॉर्मूला अपने को पता होता है, मतलब क्या होता है वो 12.27/√v एंगस्ट्रॉन है। तो डाला यहाँ से सॉल्व करिए, v की वैल्यू 10⁴ आती हुई आपको दिखाई देगी। मतलब ये मीटर वाले को एंगस्ट्रॉन में बदल कर दो, ये ध्यान होता ही है। सॉल्व करिएगा तो v आ जाएगा। एकदम सस्ता सवाल था ये। 23 देखिएगा, मीन फ्री पाथ का भैया फॉर्मूला याद होता है, कहाँ पढ़िएगा? केटीसी में पढ़ते हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा आपका 1/√2 पाई डी स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर, जो भी आप बोलिएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में डी मतलब डी दिया हुआ है, तो डी और एन है। डी आपका डायमीटर हो जाता है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रहता है। तो आपसे ये पूछा है ना बस कि फॉर्मूला क्या है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं? केटीसी में पढ़ते हैं। आपको याद होना चाहिए, 3 टिक करके पढ़ सकते थे। ऑप्शन 3 में ही आपको याद दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 पे। 24 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भैया बोल रहे हैं कि मतलब एक रीजन है जहां पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। v क्या है? कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? dv/dr की वैल्यू क्या हो गई है? 0 है। तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है?
0। तो 24 का आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, उसमें 0 लिखा हुआ। और 25 में अगर आप जाएंगे ना तो क्या पाइएगा? एक बोल रहा है कि एक डीएनए है, इतना जूल एनर्जी है। कितनी जूल है? 10 की पावर माइनस 20 जूल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.0625 आ रही है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 0.06, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सस्ता सवाल था। कौन से ऑप्शन में दिखेगा? 4th ऑप्शन में आपको इसका आंसर दिखाई देगा। तो ये था 25 वाला सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 पे। क्या है 26 वाला सवाल? 26 वाले सवाल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक वायर था जिसकी लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था। अब कुछ आइटम M जो है उससे टांग दिया जाता है, तो लेंथ चेंज होके L1 हो गई है। मतलब डेल्टा L स्टाइल मार के क्या दिया हुआ है? डेल्टा L इज बेसिकली L1 बाई L हो गया है। आपको क्या दिया गया है कि एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। भैया F बाई A डिवाइडेड बाई डेल्टा L बटा L इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस है कि नहीं है? तो F की वैल्यू तो mg हो गई है, L तो L था, A है, डेल्टा L क्या होगा? L1 बाई L। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो mgl डिवाइडेड बाई A L1 माइनस L है, ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा। सवाल नंबर कौन सा था ये? 26 वाले का 1 आपका आंसर हो जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 27 पे। पहले उड़ा देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। बहुत ही सस्ता पेपर है इसलिए बहुत गोली की रफ्तार से हो जा रहा है। सवाल नंबर 27 क्या है? जरा ध्यान से देखिए। 27 में बोल रहा है कि अज्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम द स्टार। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो आपको निकालना है। तो भैया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता क्या है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? 1.22 लैम्डा बाई ए होता है। लैम्डा दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ? 1.22 इंटू 6 नैनोमीटर है, यानी कि 10 की पावर माइनस 7 आपके पास हो गया, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? डायमीटर 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बहुत बढ़िया भाई साहब। 600 नैनोमीटर तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख दिए हैं। ये वैल्यू सॉल्व करने पे 3.66 इंटू 10 की पावर माइनस 7 रेडियन आ रही है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 जरा ध्यान से देखिए क्या है? 28 रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। अरे भैया इक्वल एनर्जी करते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, EM में बराबर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन करते हैं। रेशियो आप ले गया तो क्या पाइएगा? 1 पाइएगा। 1 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 1 आपको ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। तो 28 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो आपको ध्यान होनी चाहिए। 29 जो है, 29 देखिए, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर रेजेस टू हाइट h तक रेज कर रहा है। द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी है जिसका मतलब जो है रेडियस जो है 2r है, तो कितना पानी ऊपर जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाइट आएगी वो आपकी h इजिकल टू 2t कोस थीटा बाई, हाइट क्या आती है? h इजिकल टू 2t कोस थीटा बाई, h इजिकल टू 2t कोस थीटा बाई रो जी आर, h इजिकल टू 2t कोस थीटा बाई रो जी आर। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई t सेम है, कोस थीटा सेम है, रो मटेरियल का सेम है, मतलब हाइट इज 1/r के हिसाब से आ जाएगी, है कि नहीं है? तो वॉल्यूम क्या होगी? मैंने कहा वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एच तो 1/r के हिसाब से वैरी कर रहा है, तो वॉल्यूम आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी आ गया है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया है कि नहीं है? और वॉल्यूम खुद ही आर के प्रोपोर्शनल है, तो मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको m2 बाई m1 का रेशियो चाहिए तो आप r2 बाई r1 कर देंगे। r2 बाई r1 है, r2 की वैल्यू 2r दी हुई है, r की वैल्यू r है, तो m2 जो है वो डबल आ गया है किसका? m1 का। तो पहला m1 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 2 कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 ग्राम आ जाएगा भैया। कौन से ऑप्शन में है आपके? ऑप्शन नंबर 4 में है, तो टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ओहो, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है। मैंने कहा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हाफ केटी, है कि नहीं है? बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं है?
तो 3 होते हैं भाई, मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है। 3/2 kT आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर 3 में। ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनटू आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है, मोनोएटॉमिक है भाई साहब। बहुत ही सस्ता सवाल था ये था, सवाल नंबर 30। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 जरा ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 31। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल। देखो लाला, B इक्वल टू म्यू नॉट, n की वैल्यू हो जाएगी n बटा l और इनटू i। तो वैल्यू डाल दीजिए भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और नंबर ऑफ टर्न 100 है, लेंथ 0.5 हो गई तो 2.5। सॉल्व किया तो 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आपको दिखाई देगी, और ये आपको दिखाई देगी ऑप्शन 2 में। देखने का, टिक करने का, आगे बढ़ो। अरे यार बहुत ही सस्ते सस्ते सवाल है। यूरेनियम जो है 298 टूट रहा है, बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिसके बाद एक केआर वाला ये आइटम बन रहा है 36 वाला, और बगल में और क्या बना है, 3 न्यूट्रॉन बन गए। तो और क्या बना है जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ होगा। यूरेनियम है कि कौन सा वाला, 92 to 35 है, ये इसमें क्या अटैक किया, एक न्यूट्रॉन ने। क्या बनेगा, मैंने कहा ये दिया हुआ है सवाल में 3689 है, और क्या दिया हुआ, 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। तो न्यूट्रॉन की केस में ये 0 और 1 हो गया, बचा कुचा आप देख लीजिए जरा ध्यान से। तो एक आइटम बनेगा Ba, ये 56 और ये 144 प्लस Q वैल्यू। अब आप ये जोड़िएगा तो ये प्लस ये के बराबर होना चाहिए। 92 प्लस 0 इज 6 और 6 12, 8 और 5 और 3 8 और 9 बराबर हो रहा है। नया आइटम क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपको ढूंढना है कि आइटम कौन सा है, मतलब कौन से ऑप्शन में है। तो देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 32 है ना ये, सवाल नंबर 32 में ये आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। सवाल नंबर 33 क्या है, सवाल नंबर 33 देखिए। अच्छा 33 में माहौल ऐसा है, हम पहले फोटो बना दे रहे हैं। एक बार आप फोटो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये R है, ये 10 ओम है, और इसको लेंथ L पे बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पे एक बैटरिया लगी हुई है, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये मान लीजिए L1 है, ये आपकी L2 है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो क्या होगा, R/10 इज इक्वल टू L1/L2 होना चाहिए। ये रेशियो आपको सवाल में 3/2 दिया हुआ है, आपको R निकालना है। तो 10 इंटू 3/2 आ गया है, तो ये 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके लिए, मतलब जो है देन द अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 ओम जो है कितनी लेंथ में है, 1.5 मीटर पे 15 ओम आ रहा है। तो यूनिट लेंथ पे हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 1.5 है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 आ रही है। इसी बात को स्टाइल मार के 10 की पावर -1 मीटर लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। घोड़े की रफ्तार से आप इसको करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये सवाल नंबर 33 तक हो गया है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको, आगे के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो अगला जो सवाल है वो है हमारा सवाल नंबर 34। 34 बहुत ही सस्ता सवाल है। अगर आप पढ़ेंगे तो बॉल जो है जिसको वर्टिकली ड्रॉप किया गया है, कहां से, h हाइट से, और यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी है, वो रफ्तार आपको दी है 20 मीटर पर सेकंड। क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आते आते उसकी रफ्तार क्या होगी, 80 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये h निकालना है। अरे भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, और a की वैल्यू g हो जाएगी, h है। तो अगर आप v स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई है, ये h आ जाएगा। तो सॉल्व करके h की वैल्यू क्या आ रही है, 300 मीटर यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। 34 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 35। काहे गिर रहे हो भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। ये था सवाल नंबर 34 है। 35 क्या है, बहुत ही सस्ता सवाल है। मतलब डाइपोल में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। एंगल कितना बन रहा है, वो आपको 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी एंगल पे अपन जानते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। तो के की वैल्यू आप जानते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगी, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको P की दी हुई है 16 इंटू 10 की पावर -9, और R आपको 0.6 दिया हुआ है, और शायद 60 डिग्री दिया है तो cos 60 की वैल्यू हाफ आ जाएगी।
सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने पे 200 आती हुई दिखाई दे रही है और ये ऑप्शन 2 में होगा, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। 36 वाला सवाल जो है इतना सस्ता है कि आपसे बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर है, मतलब उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि बेस जो रीजन है बीच वाला वो थिन होना चाहिए और लाइटली डॉक्ड होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, आगे वाले पढ़िएगा तो गलत बातें कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगे वाले आप पढ़ लीजिए। आपने अगर बहुत बेसिक जानकारी एमीटर की है, मतलब ट्रांजिस्टर की है, तो आप बड़ी आसानी से ऑप्शन 1 को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 बोल रहा है कि लाइट विद एवरेज फ्लक्स, मतलब आपको वॉट पर सेंटीमीटर हो, यानी कि इंटेंसिटी आपको दी हुई है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एरिया दिया हुआ है और वो टाइम जो है आपको दिया गया है कि 1 मिनट में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अरे भैया इंटेंसिटी दी है, इसका मतलब क्या दी हो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी चाहिए तो मैं इंटेंसिटी को एरिया इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इंटेंसिटी मुझे दी हुई है 20 डिवाइड सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 10⁻⁴ से मतलब जो है डिवाइड कर देते हैं, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो गया है, इंटू आपके पास टाइम 1 है तो 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करने पे ये वैल्यू 24 इंटू 10⁻³ जूल आ रही है। अब आप बोलेंगे कौन से ऑप्शन में, मतलब मेरे पास जो पेपर है उसमें ये 4th ऑप्शन में टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 एक सस्ते से फॉर्मूले पे बेस्ड है। अपन जानते हैं कि भाई साहब रिलेटिव परमीबिलिटी इज 1 प्लस टाइम है ना, ये आपको, तो इस सवाल में आपको ये वाली वैल्यू जो है वो 599 दी हुई है, प्लस 1 करेंगे 600 आपका म्यू आर आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। आप कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, म्यू इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 600 कर दीजिए, तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा 2.4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ है। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा। तो ये था सवाल नंबर 38 है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 पे। सवाल नंबर 39 पे थर्टी नाइन देखिए, 39 क्या है, बॉडी ऑफ 72 न्यूटन ऑन द सरफेस है, मतलब सरफेस पे उसका वेट की कितना दिया हुआ है 72 न्यूटन दिया हुआ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस है। आप सीधा अप्रोक्सीमेशन लगा नहीं सकते क्योंकि h जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है, कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 है। लेकिन हम ये तो लगा ही सकते हैं ना कि भाई m डैश की वैल्यू mg डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर होगा, है कि नहीं यार। तो आपका mg जो है उसकी वैल्यू आपको 72 दी हुई है और h आपको शायद r बाई मतलब r/2 दिया हुआ है, ये r है, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो है वैल्यू आ रही 72 डिवाइडेड बाई 9/4, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है आपको 32 न्यूटन और ये आपको दिखाई दे जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। आइए आगे बढ़ते, सस्ता मतलब जो है आप फॉर्मूला सिंपल ऐसे कर लीजिए। अरे भाई ये रहा होगा आपका जी इफेक्टिव जो है वो g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई आर ही हो जाती, तो हो जाती तो सही है ना, मतलब तो हमेशा वैलिड है। अरे है कि नहीं यार, तो है, तो बस h की जगह r/2 डाल दिए। 40 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 40 सवाल ऐसा है, कैसा है कि इसमें जो प्रिज्म है वो कैसा है, मैंने कहा ये स्मॉल एंगल वाला है। यहां से लाइट आ रही है, कितने एंगल पे आ रही, आई पे आ रही है, वो ऐसे जा रही R1 पे, और हो क्या रहा है कि जो E है ना, E वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे बोला है कि इमर्ज नॉर्मली, मतलब नॉर्मली निकल जा रही है, तो E की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। R1 प्लस R2 की वैल्यू A होती है, तो R1 की वैल्यू A के बराबर होगी। अब आप यहाँ और यहाँ क्या लगा सकते हैं, लेंस लॉ लगा सकते हैं, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। साइन R1 और R1 को A बोल दिया। अब बहुत छोटा है भैया साइन, तो इसको I लिख दो, इसको A बहुत छोटा है, A लिख दो। क्या चाहिए आपको, I चाहिए, उसकी वैल्यू म्यू इंटू A आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो ये था सवाल नंबर 40। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 पे। सवाल नंबर 41 पे सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि दो पार्टिकल है, एक का मास क्या है
5 है और एक का मास क्या है 10 है। आपको ये बोलना है कि इससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी। COM इसके पास में रहेगा तो वो क्या होगा r की दूरी, इसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 प्लस 10 इंटू टोटल लेंथ। अब आपको टोटल लेंथ जो दी हुई इनवर्स रेशियो में होता है ना, तो ये वाली लेंथ अगर आपको r1 चाहिए तो मास दिस डिवाइडेड बाय टोटल मास और टोटल लेंथ आपको दी हुई है भाई साहब 1 मीटर, इसको मैं 100 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। तो ये 2/3 इंटू 100 आएगा तो 33 इंटू 2 67 के आसपास आएगा मोटा मोटा 67 सेंटीमीटर है। तो ये आपके ऑप्शन 4 में दिखाई दे जाएगा। 41 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 पे। बोल रहा है कि मतलब एक सिलेंडर है, दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं और बीच में कुछ लगा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, स्टॉप कॉक लगी हुई स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी यहाँ प्रेशर टेम्परेचर पे कहीं गैस है और दूसरा कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है और स्टॉप कोक है यहाँ पे बीच में, उसको सडनली खोला जा रहा है। तो कैसा प्रोसेस होगा, ऑल द सडन प्रोसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, एडियाबैटिक, सडन प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप ढूंढ लीजिए एडियाबैटिक कौन से ऑप्शन में है। ये आपको सवाल ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। ये प्रोसेस होगा एडियाबैटिक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बोल रहा है सवाल नंबर 43 आपसे, सवाल नंबर 43 क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। मतलब एकदम सस्ता सवाल। डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT अपन जानते हैं भाई साहब, लगा दीजिए वैल्यू 249 इंटू 10 की पावर 3 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर आपको जो है केल्विन में रखेंगे 300 हो जाएगा। ये सॉल्व करके 0.2 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। एकदम सस्ता फॉर्मूला बेस्ड टाइप का सवाल था। कौन सा सवाल, 43, 41, 42, 43, 44 देखिए। 44 आपसे बोल रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स दिस इज एक्टिंग ऑन पोजीशन वेक्टर दिस। अब आप टॉर्क की बात करिएगा तो वो होगा आपका r क्रॉस f। क्या हो जाएगा, r क्रॉस f। r की वैल्यू आपको दी हुई है, पोजीशन वेक्टर है आपके पास 2k कैप और f की वैल्यू है 3, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 6 और k कैप इंटू j कैप क्या होता है, -i कैप होता है ना। अरे यार i j k क्रॉस i इज इक्वल टू -j, मतलब आपके पास क्या है k क्रॉस j इज इक्वल टू -i कैप, तो -6i कैप। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओ बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। कहाँ आ गए हैं हम, लास्ट एंड फाइनल सवाल पे। क्या है, कार्बन कोडिंग का सवाल है। येलो वायलेट ब्राउन गोल्डन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। अगर आपको ये पता होता तो आप येलो देख के 4 बोलते। ये 10x प्लस y इंटू 10 की पावर z प्लस माइनस टॉलरेंस लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बन कोडिंग है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये आपकी टॉलरेंस हो गई। तो यहाँ येलो है तो येलो के करस्पॉन्डिंग होता है 4 और दूसरा वाला है वायलेट, वायलेट आता है 7 पे और 10 की पावर आपकी हो जाएगी z में है ब्राउन है, ब्राउन हो गया हुआ आपका बीबी रॉय। सेकंड वाला बी जो है वो किसके लिए आता है, ब्राउन के लिए आता है 0 1, यानी ये 1 हो गया। और टॉलरेंस आपको कितना दिया, गोल्ड है, बढ़िया स्टैंडर्ड का है, मतलब 5% का होगा तो बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया 40 प्लस 47 इंटू 10 470 प्लस माइनस, यानी ये 470 प्लस माइनस 5% के वेरिएशन के साथ इस तरह का जो है आपको ये कलर कोड हो जाएगा रेजिस्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस आपका 440 प्लस माइनस 5% में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये पेपर डिस्कशन जो है नीट 2020 वाले पेपर का यहाँ खत्म होता है। सारे ही सवाल बोला जाएगा तो वैसे तो बहुत ही आसान है। अब बात यह कि सारे सवाल आसान है तो सारे सही भी होना चाहिए। तो आपको वहां पे कैलकुलेशन सही करनी थी और साथ ही साथ आपको क्या रखनी थी, आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड को बहुत तेज रखना था, ताकि आप सारे के सारे सवाल वहां पे जो एग्जाम में टाइम दिया गया है उसमें कंप्लीट कर पाते। तो अभी रिसेंट के ईयर्स में अगर पेपर्स का ट्रेंड देखा जाए तो यही पाया गया कि सवाल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आपने एनसीईआरटीज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा है तो आप नीट में फिजिक्स में आए हुए सारे सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए और उसके साथ ही स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, तभी आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। इस वाले पेपर के डिस्कशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।